नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश में हर तीसरी खुदकुशी करने वाला कोई किसान, खेतिहर मजदूर या दिहाड़ी मजदूर है। देश में हर छठी या सातवीं खुदकुशी किसी गृहिणी ने की है। 2024 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बढ़ी है। पिछले साल खुदकुशी करने वालों में 7.6% छात्र हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं, जो चिंता पैदा करते हैं। इसलिए भी कि ये आंकड़े गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े हैं और कुछ ऐसी तस्वीर बताते हैं जो परेशान करती है। ये वही 4 वर्ग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री अपने लिए सबसे बड़ी जातियां बताते हैं। वो कहते हैं कि देश तभी विकास करेगा जब ये चारों वर्ग विकास करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये बात दोहराई और आने वाले दिनों में अपनी प्राथमिकता साफ कर दी। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। और ये बिल्कुल सही बात है कि इन चारों वर्गों को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री की इस प्राथमिकता को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आईने में भी देखा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आज पहले इन मुद्दों पर ही बात करेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी हर साल जो आंकड़े जारी करता है, उनमें अपराधों को कई वर्गों और स्तरों पर जांचा परखा जाता है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट परसों ही पेश हुई, जिसमें 2022 तक के आंकड़े हैं। इनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता पैदा कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 केस अपराध के दर्ज किए गए, यानी महिलाओं के खिलाफ ये अपराध हुए, जो 2021 के 4,28,278 केस के मुकाबले 4% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले में हर घंटे 51 केस देश में दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31.4% केस पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के हैं, यानी महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्रूरता उनके अपनों ने ही की है। महिलाओं के साथ 19.2 केस अपहरण के हैं। इसके अलावा लज्जा भंग के, यानी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए जो हमले हैं, उसके केस 18.7% हैं। 31,000 से ज्यादा बलात्कार के केस हैं, जो उनके खिलाफ कुल अपराध के 7.1% हैं। सबसे ज्यादा अपराध अगर देखे जाएं आंकड़ों के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं 65,743। इसके बाद महाराष्ट्र में 45,331, राजस्थान में 45,058, पश्चिम बंगाल में 34,738 और मध्य प्रदेश में 32,765 केस दर्ज हुए हैं। लेकिन यह आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते। अगर राज्यों की तुलना करनी होगी तो वो प्रति 1 लाख पर दर्ज अपराधों से करनी होगी, जिसे क्राइम रेट कहा जाता है। इस हिसाब से सबसे खराब स्थिति दिल्ली की है, देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रति 1 लाख पर 144.4 केस महिलाओं के साथ अपराध के दर्ज हुए हैं। ये दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा सवाल है। यानी दिल्ली का क्राइम रेट 144.4 है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। ये किसी भी लिहाज से राजधानी दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। 19 महानगरों की बात करें तो दिल्ली लगातार तीसरे साल इस मामले में सबसे आगे रहा, और ये आगे रहने की दौड़ किसी हाल में होनी ही नहीं चाहिए। 2022 में दिल्ली में हर रोज रेप के, यानी बलात्कार के 3 केस दर्ज हुए। इसका मतलब यह है कि दिल्ली महिला सुरक्षा के मामले में सभी महानगरों में सबसे पिछड़ा हुआ है। दिल्ली के बाद दूसरा नंबर मायानगरी मुंबई का है। कुल अपराध के मामलों में भी यहाँ के आंकड़े डरावने हैं और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी यहाँ चिंताजनक वृद्धि हुई है। हमारी सहयोगी पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई की लड़कियां महफूज रहें, ये पक्का करती हैं मुंबई पुलिस की ऐसी निर्भया स्क्वाड टीम।
शहर भर में 93 निर्भया टीम गश्त करके संवेदनशील इलाकों में पहुंचती है। ये महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अपराध रोकने के लिए ट्रेंड और सक्षम हैं, लेकिन शहर में बदल रहा अपराधों का पैटर्न इन्हें भी कई बार चकमे में डाल देता है। बदलते हुए समय में जैसे मतलब अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। साइबर क्राइम में जैसे मतलब हैरेसमेंट है, सेक्सुअली हैरेसमेंट है, कॉलिंग है, व्हाट्सएप कॉलिंग है और फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। उनसे कैसा है, लोग मतलब अनजान लोग बहुत कांटेक्ट लिस्ट में आते हैं, फ्रेंड लिस्ट में आते हैं और उससे वो लोग नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते उनमें मतलब जान पहचान होती है और फिर वो एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं इंफॉर्मेशन, डेटा, पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो और वही फ़ोटो लेके जो आदमी वो उसे ब्लैकमेल करता है, फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जान पहचान वाले ही 80% उनका ही काम रहता है। मोहल्ले में आमने सामने रहता है, पड़ोसी रहते हैं या मतलब चचेरे भाई है, चचेरे मामा है, दूर के रिश्तेदार है, उनके इसमें ही ज़्यादा क्राइम होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी से जारी डेटा मुंबई और महाराष्ट्र में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक बढ़ोतरी दिखा रहा है। महाराष्ट्र में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ औसतन 5 अपराध और बच्चों के खिलाफ 2 अपराध दर्ज किए गए। बाल शोषण के सबसे ज्यादा 20,762 मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए। इन मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो वहीं बाल शोषण और उत्पीड़न के मामलों में दूसरे शहरों की तुलना में मुंबई दूसरे स्थान पर है। मुंबई में बच्चों के खिलाफ मामलों की कुल संख्या 2022 में 3,178 तक पहुंची, जबकि 2021 में 2,762 और 2020 में 2,248 थी। 2021 की तुलना में भारत में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है, तो महाराष्ट्र में 15% की बढ़ोतरी दिखी है। राज्य में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 45,331 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र इस अपराध में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। मुंबई में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में वृद्धि दिखी है। 2021 के 5,543 मामलों की तुलना में 2022 में कुल 6,176 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मामले पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के तहत दर्ज किए गए थे, जो रिपोर्ट की गई घटनाओं का 32% था। अपहरण में महाराष्ट्र मुंबई दूसरे नंबर पर है, तो वहीं देश में साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा 24% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, तो मुंबई में साइबर क्राइम मामलों में करीब 60% बढ़त दिखी है। दंगों के मामले में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर पहुंचा है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कुल 8,218 दंगों के मामले दर्ज हुए, जिनमें 9,558 लोग पीड़ित थे। 14,000 से अधिक घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही डॉक्टर नाइरीन दारूवाला बताती हैं कि युवा लड़कियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में हाल के दिनों में खूब तेजी दिखी है। पिछले थोड़े साल में हम ये भी देख रहे हैं कि केसेस यंग लड़कियों के केसेस साइबर क्राइम को लेकर बहुत बड़े हैं और इश्यूज ये आते हैं कि रिलेशनशिप में है और जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाता है तब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जबकि महाराष्ट्र में किशोरों के अपराधों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। साल 2021 में 4,554 की तुलना में 2022 में 4,406 मामले हुए। एक चिंताजनक पहलू ये है कि आईपीसी और स्पेशल एंड लोकल लॉज अपराधों के संबंध में पकड़े गए अधिकांश किशोर 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जो कि 79% मामलों से जुड़े हैं। खराब हवा के मामलों में कई बार दिल्ली को टक्कर देने वाली मुंबई अब अपराध के मामलों में भी राजधानी से रेस लगा रही है। संकेत अच्छे नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो अपराध के आंकड़ों में दिल्ली और मुंबई का ये हाल है, देश के 2 सबसे बड़े शहर। एनसीआरबी के 2022 के ही आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 48,000 महिलाओं ने खुदकुशी की, जिनमें से 52% गृहिणियां थीं। और ये एक बार फिर इस बात को पुष्ट कर रहा है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो उनके अपनों के ही हैं, उनके अपने ही सबसे ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। पिछले साल खुदकुशी करने वालों में हर 3 से 4 महिलाएं ही थीं। महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात की सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी से। देखिए, 2 बातें हैं। पिछले साल भर से जिस तरह से हम लोग खबर पढ़ रहे थे और देश में भी जगह जगह जाके जब हमें अन्य प्रांतों में हो रहे महिलाओं के प्रति अपराधों की बात पता चल रही थी, तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि क्राइम बढ़ा।
क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही थी और रिपोर्ट भी हो रही थी बहुत सारी घटनाएं। और लग रहा था कि कहीं हम लोग की जो पुलिस व्यवस्था है, जो जुडिशरी की व्यवस्था है, जहां पर कि महिलाएं जाती हैं न्याय मांगने के लिए, ये सब कुछ बहुत कुछ ढीला ढाला चल रहा था। ये कोविड में तो समझ में आ रहा था कि कोविड में एक तरह का पूरा कोलैप्स था सिस्टम का। लेकिन कोविड के बाद खुलते ही एक तरफ तो लोग सब उसी तरह से बाहर आ गए और उसी तरह से अपराध होने लग गया। और अपराध को अगर रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम नहीं हुआ स्टेट्स के अंदर, तो उसका नतीजा ये है कि अपराध बढ़े हैं। असल में तो अपराध और ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों और छोटे टियर 2 टियर 3 सिटी तक ही सीमित रहता है। गांव का तो कुल 10% भी आंकड़ा नहीं इसमें होता है। तो अगर आप ठीक से देखें तो जरूर घटनाएं 10 होती हैं तो एक ही फाइनली एनसीआरबी डेटा तक पहुंचती है रिपोर्टिंग के लिए। तो क्राइम तो लगातार बढ़ा है और उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि अपराधी पकड़े जाते हैं तो भी छूट जाते हैं, न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का जो अपराधियों के मन में ये भाव नहीं है, डर नहीं है कि अपराध करने से कुछ होगा, हमारा कोई नुकसान होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो जिस तरह से हमारे देश में जो व्यवस्था बनी है अपराध रोकने के लिए, उनको जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। फिर मैं समाज की तरफ भी आपका ध्यान इंगित करूंगी कि समाज में भी महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के लिए जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक सरोकार होना चाहिए। अगर कोई घटना घटती है तो सबको उस पर रिएक्ट करना चाहिए, सबको उसमें उतनी ही तेजी के साथ सामने आके कहना चाहिए कि स्वीकार्य नहीं है, ये बंद होना चाहिए, महिलाएं इस तरह की हिंसा के लिए नहीं बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इन सब बातों को पीछे रख देते हैं और बार बार अपराध जब बढ़ जाता है तब हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों अपराध बढ़ रहा है। तो एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 से 4 खुदकुशी में से 1 महिलाओं की है। यही रिपोर्ट आगे कहती है कि देश में खुदकुशी के जो कुल मामले हैं 2021 के मुकाबले 2022 में 4% बढ़े हैं। 2022 में 1,70,924 खुदकुशी हुई, 2021 में 1,64,033 खुदकुशी हुई थी और इनमें से 54.9% खुदकुशी के जो मामले हैं उनके पीछे पारिवारिक समस्याएं वजह रहीं, शादी से जुड़े जो विवाद हैं, मुद्दे हैं वो, और बीमारियां वजह बताई गई। बीते 5 साल में खुदकुशी के मामलों में 27.06% की बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बढ़ोतरी नहीं है। शहरी इलाकों में खुदकुशी की दर 16.4 दर्ज की गई, यानी प्रति 1 लाख पर 16.4 खुदकुशी, जबकि पूरे देश में ये दर इससे कम 12.4 थी। इन आंकड़ों में एक चिंताजनक बात यह है कि जान देने वालों में 7.6% छात्र हैं, यानी हर 100 में से 7.6% खुदकुशी छात्रों ने की है। करीब 13,000 छात्रों ने 2022 में खुदकुशी की। यह आंकड़ा डराने वाला है, चिंता पैदा करने वाला है। इनमें से 2095 जो है उन्होंने परीक्षा में नाकाम होने पर जान दी है। इनमें 18 साल तक के 1,123 छात्र हैं। इनमें से 578 लड़कियां हैं, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से कुछ ज़्यादा है, 575 लड़के हैं। महाराष्ट्र का अगर देखा जाए इसी को राज्यवार तो महाराष्ट्र में 378, मध्य प्रदेश में 277, झारखंड में 174, कर्नाटक में 162 और गुजरात में 155 छात्रों ने जान दी है। अगर छात्राओं को मिलाकर 18 साल तक के सभी किशोरों की बात करें तो 2022 में 10,295 बच्चों ने खुदकुशी की। ये इसमें छात्र भी हैं, यानी सभी बच्चे 18 साल तक के लड़के लड़कियां सभी। खुदकुशी करने वालों में ये जो बच्चे हैं इनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, यानी 5,588 और लड़कों की संख्या रही 4,616। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि खुदकुशी करने वालों में शैक्षणिक लिहाज से भी बड़ा अंतर है। 23.9% मैट्रिक तक पढ़े थे जिन्होंने खुदकुशी की, 18% 8वीं तक, 14.5% प्राथमिक स्तर तक ही पढ़ पाए थे। खुदकुशी करने वालों में 11.5% अशिक्षित थे और ग्रेजुएट अगर देखा जाए तो उनकी संख्या 5 से 6% थी। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दबाव अगर छात्रों में आ रहा है तो वो आ रहा है 9वीं 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक के छात्रों में। ये साफ होता है कि ये जो छात्र हैं ये दबाव में है और इन पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है पढ़ाई का।
क्या ये जो बच्चे किशोर वय में हैं, किशोर उम्र में हैं, इन बच्चों पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का दबाव है? क्या वो अपने माता पिता की उम्मीदों के दबाव में आकर खुदकुशी कर रहे हैं? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की खुदकुशी से जुड़े मुद्दे पर माता पिता की उम्मीदों के दबाव को ही बड़ी वजह माना था। काफ़ी सख्त टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियदर्शन जी, जो शिक्षा से जुड़े मामलों में काफ़ी काम करते रहे, सक्रिय रहे। प्रियदर्शन जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये बच्चे खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? ये बड़े चौंकाने वाले, परेशान करने वाले आंकड़े हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं कोई खामी है? देखिए सुशील, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पूरी शिक्षा नीति में बच्चों को जैसे सामान में और नंबरों में बदल दिया गया है। देखिए, घरों में मतलब अक्सर इस बात की चर्चा होती है, अरे हमारा बड़ा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, छोटा बेटा ऐसे ही नंबर लाता है। तो हमारी पूरी पढ़ाई में बच्चे एक तरह का कैपिटल है, एक तरह का निवेश है, जिनसे हमें वसूली करनी है। अच्छी पढ़ाई का मतलब अच्छी नौकरी वाली पढ़ाई हो गई है, और अच्छी नौकरी का मतलब अच्छे पैसे वाली नौकरी हो गई है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, उसके लक्ष्य क्या हैं, इसकी और किसी का ध्यान नहीं है। तो ऐसी एकरस पढ़ाई जब आपको एक घोड़े की तरह सिर्फ दौड़ाती रहती है, और जिस मैदान में आपको मालूम है कि थोड़ा सा पिछड़ना जीवन के मैदान में आपको पीछे कर सकता है, तो आप वहां टूटते चले जाते हैं। आपके पास कोई संबल नहीं होता है। हमारी पूरी पढ़ाई में एक दौर था, जो हम लोग पढ़ते थे तो साहित्य भी पढ़ते थे, इतिहास भी पढ़ते थे, भूगोल भी पढ़ते थे। हमारे जाने अनजाने एक किस्म का बौद्धिक, एक किस्म का संवेदनशील विस्तार हमारा होता रहता था। लेकिन आज के बच्चे मशीन में बदल गए हैं। वो ऐसे जॉम्बीज बना दिए गए हैं इस पढ़ाई में, जिसमें उनको सिर्फ दौड़ना और अपने लिए एक नौकरी जुटा लेना है। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि स्कूलों के बाद जो एक विश्वविद्यालय का एक पूरा तंत्र है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उसकी जगह टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। आप 12 साल 12th पास करने के बाद वहां जाते हैं, वहां जाकर आप 4 साल में एक डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या कोई भी टेक्निकल डिग्री, और उसके बाद कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है, और आप किसी बड़े पूंजीपति का, वीरेंद्र डंगवाल की एक कविता है आईआईटी के कानपुर के बच्चों को लेकर, दक्ष लेकिन मृत हाथ बन जाते हैं। तो जब आप वो नहीं बन पाते हैं, खुदकुशी करने वाले बच्चों की त्रासदी जितनी बड़ी है, उससे ज्यादा बड़ी उन बच्चों की भी है, या उससे कम नहीं है, जो खुदकुशी नहीं करते हैं, जो जीवन के मैदान में अपने सारे सपने पीछे छोड़ के, अपना सब कुछ गंवाकर सिर्फ पैसे कमाने की मशीन में बदल जाते हैं, और उसी में जीवन की खुशी ढूंढते हैं। ये जो शिक्षा की एक रास्ता है, उसके चलते ये स्थिति पैदा होती है कि बच्चे अकेले पड़ते जाते हैं, और थोड़ी सी असफलता उनको अब लगता है कि वो बेमानी हो गए, उनके लिए और कोई उपाय नहीं बचा है। तो आपने बात की जो शिक्षा की एक रास्ता है, ये जो नकली होड़ हमारे छात्रों के बीच में या बच्चों के बीच में एक तरह से ला दी गई है, और उनको उसमें एक तरह से उस रेस में डाल दिया गया है, इसका पूरे समाज पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर? इसका जो समाज पे असर पड़ रहा है, उसकी अभी व्यापक पड़ताल होनी बाकी है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बता रहे हैं कि उनकी सारी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो बच्चे बहुत अच्छी कंपनी में नहीं हैं, जिनकी सैलरी कम है, उनका जीवन जैसे अच्छा नहीं है, ये मान लिया गया है। और इसका असर हमारी पूरी सामाजिकता पे पड़ रहा है, हमारी पूरी पारिवारिकता पे पड़ रहा है। बच्चे अलग हैं, माँ पिता अलग हैं, सारे रिश्ते नाते टूटे बिखरे हुए हैं। पहले लोग शादियों में मिल लेते थे, अब शादियों में जाने की फुर्सत नहीं है। व्हाट्सएप समूह जो बन गए हैं, उसकी भरपाई के लिए वहाँ दुर्भाग्य से ज्ञान और संवेदना और आपसी सरोकार, जन्मदिन की बधाई और किसी नाकामी पे कोई संदेश दे देने के अलावा बाकी सारी बातें बड़ी सतही सी होती हैं। तो पता चलता है कि एक जो बड़ी गहरी सामाजिकता का तार हिंदुस्तान के परिवारों की विशेषता थी, वो तार धीरे धीरे टूट रहा है। हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि वो अमुक शहर में अमुक बड़ी कंपनी में हैं और उनका सैलरी पैकेज ये है।
वो कर क्या रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, वो स्वार्थी नहीं है। लेकिन हमने उनका अभ्यास ही ऐसा विकसित कर दिया है, हमने उनको इस तरह से दौड़ा दिया है कि उनके लिए भी उनकी कंपनी, उनका पैसा, उनकी नौकरी सबसे बड़ी चीज है, उनका अपना वजूद नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो शिक्षा की वजह से आ रहा है। तो आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इससे निकलने का रास्ता क्या है? मुझे लगता है कि यह सफलता की अंधी दौड़ माँ बाप को समझना होगा कि ये बहुत खतरनाक है उनके बच्चों के लिए। ये पढ़ाई जानलेवा साबित हो रही है। और आज मैं अखबारों में देख रहा था, एक बहुत बड़ी कोचिंग कंपनी के विज्ञापन भरे पड़े हैं और वो अपने पेरेंट्स को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं संभलेंगे तो आगे आपका क्या होगा, आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए। आप तमाम अखबारों को उठाकर देखिए, उनके पहले पेज में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विज्ञापन होते हैं। और जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हुआ करते थे, जो स्कूल हुआ करते थे, स्कूलों को घर का दूसरा विस्तार कहते थे। कहावत थे कि स्कूल जो हैं, एक स्कूल खुलेगा तो 100 जेलें बंद होगी। हमने एक स्कूल खोलकर 100 नई तरह की अत्याधुनिक मशीनों से भरी जेलों के निर्माण की जगह बना दी है। पहले कहा जाता था कि जो विश्वविद्यालय हैं, जहां बच्चे 5, 6, 7 साल पढ़ते हैं, वहां वो बिल्कुल अबोध किशोरों की तरह जाते हैं और वहां से वो एक नागरिक बन के निकलते हैं। आज नागरिकता की पाठशाला खत्म हो गई है। तो अगर आपको इस स्थिति से उबरना है तो अपने विश्वविद्यालयों को, अपने स्कूलों को और अपनी पूरी सोच को उस पुराने मॉडल की से जोड़ना होगा। आपको समझना होगा कि बच्चे सिर्फ तकनीक रट के पैसा कमाने की मशीन नहीं है। उनको थोड़ा साहित्य चाहिए, थोड़ा उनको अपने समाज को समझने की का कौशल उनके पास होना चाहिए, थोड़ा इतिहास भूगोल की समझ होनी चाहिए। तब वो जो सतहीपन हमारे समाज में भी दिखाई पड़ रहा है, जो अक्सर आत्महंता होता है, जो जानलेवा होता है, उससे निजात पाने का, जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से पार पाने का और इस भरोसा रखने का कि उनके साथ उनका परिवार, उनका समाज खड़ा है, ये रास्ता हम बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन जी इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे एक तरह से दृष्टिकोण के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा आगे ताकि छात्रों पर से ये बेवजह का दबाव हटे और वो सही मायनों में आगे बढ़ सकें, अपने आप को एक अच्छे नागरिक की तरह, विश्व नागरिक की तरह जो है तैयार कर सकें। और अब बात करते हैं एक और अहम वर्ग, किसानों और कृषि मजदूरों की। 2022 में हर तीसरी खुदकुशी किसी किसान या कृषि मजदूर या दिहाड़ी मजदूर की रही। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर घंटे 1 से अधिक किसान या कृषि मजदूर ने खुदकुशी की। 2022 में खेती में लगे 11,290 लोगों ने खुदकुशी की थी। इनमें 5,207 किसान थे और 6,083 कृषि मजदूर, यानी जो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, जो 2021 के मुकाबले 3.7% ज़्यादा है। 2021 में खेती में लगे 10,881 लोगों ने खुदकुशी की थी। इनमें 5,318 किसान थे और 5,563 कृषि मजदूर यानी खेतीहर मजदूर। एनसीआरबी के ही मुताबिक 2022 में खुदकुशी करने वाले 5,207 किसानों में पुरुषों की तादाद 4,999 और महिलाओं की 208 रही। खेतों में ज़्यादातर पुरुष रहते हैं तो इस कारण से उनकी तादाद, और दूसरा परिवारों का बोझ जो है, उनको चलाने का बोझ पुरुषों पर ज़्यादा होता है, आर्थिक बोझ। तो इसलिए जो खुदकुशी करने वाले हैं वो भी पुरुष ही ज़्यादा थे किसानों में। खुदकुशी करने वाले 6,083 कृषि मजदूरों में 5,472 पुरुष और 611 महिलाएं रहीं। किसानों और कृषि मजदूरों की खुदकुशी के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आए। इनमें कुल खुदकुशी के 38% मामले यानी 4,248 मामले महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद कर्नाटक से 2,392, आंध्र प्रदेश से 917 है, तमिलनाडु से 728 और मध्य प्रदेश से 641 मामले सामने आए। अगर खुदकुशी में बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो किसान और कृषि मजदूरों की खुदकुशी में सबसे ज़्यादा 42.13% का इजाफा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके बाद 31.65% जो इजाफा है छत्तीसगढ़ में हुआ। ये खुदकुशी के मामले हैं जो बढ़े हैं।
खेती किसानी में ये हालत सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद है। सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद उनके अमल में कुछ कमी रह जाती है, उन्हें ज़मीन पर उतारने में खामियां रह जाती हैं, और ये एक बड़ी वजह बनती है किसानों की खुदकुशी की। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी देश में खेती पर असर दिखा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है जिससे नकारा नहीं जा सकता। इस वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है या कहीं बिगड़ रहा है। सूखे की, अतिवर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ता है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसका सीधा असर किसानों की खुदकुशी के आंकड़ों पर दिखता है। और इसके अलावा जो कर्ज का बोझ है वो भी किसानों की कमर तोड़ता है। 2022 में देश के कई राज्यों में सूखे की स्थिति और कई जगहों पर बेमौसम भारी बारिश जो है, इस कारण फसलें बर्बाद हुई। ऊपर से किसानों, खासतौर पर मवेशी पालने वाले किसानों को चारे के बढ़े दामों से जूझना पड़ा। मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज़ भी देखी गई। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसानों पर भारी पड़ती हैं। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते कुछ सालों में एक औसत कृषि परिवार की आय में फसल उत्पादन से ज़्यादा कृषि मजदूरी से मिली आय का हिस्सा बढ़ा है। तो फसल उत्पादन जो है वो किसानों के लिए बहुत लाभ का सौदा नहीं रह गया है और इसलिए किसान दबाव में है। किसानों और कृषि मजदूरों की खुदकुशी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात की जाने माने कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा से। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि इतना हम क्लेम करने के बाद और इतने स्कीमें किसानों के हित में लाने के बाद भी अगर सुसाइड रेट बिल्कुल जिस रेट पे है और मतलब गति से बढ़ता जा रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो है या एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो देश में है वो बिल्कुल रोबस्टली सस्टेनेबल है। और इतने सालों के बाद भी अगर हम ये फिगर्स देखते हैं किसानों का भी और किसान मजदूरों का भी, तो समझना हमें जरूर है इस बात को, और आना भी चाहिए, ये समझ हमारे में आनी चाहिए कि क्या कारण है कि किसान इस दुर्दशा से या इस डिस्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका एक मुख्यतः कारण ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनकी एक अध्ययन आया है अभी हाल में। वो कहता है कि भारत के किसान सन 2000 से यानी तकरीबन 22 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर साल किसान को टैक्स लगता है हमारे देश में। वो ये कहते हैं कि जो स्टडी बताती है, वो 54 कंट्रीज यानी 54 कंट्रीज की वो स्टडी है, मेजर इकोनॉमीज जो हैं, उसमें किसान जो हैं वो भारत के ही हैं ऐसे जिनको उनके घाटे की भरपूर उसकी जो समाधान होना चाहिए वो हम नहीं कर पाए हैं बाय वे ऑफ बजटरी सपोर्ट। 3-4 देश ऐसे भी हैं दुनिया में जो कि घाटे में खेती उनकी चलती है, लेकिन बजट की सपोर्ट से वो उस घाटे को पूरा करते हैं। OECD का कहना है कि भारत में ही सिर्फ हमने देखा है कि जो किसानों का जो नुकसान हो रहा है ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, वो जो है वो बजट के सपोर्ट से नहीं पूरा किया जा रहा है। यानी भगवान के नाम पर ही किसानों का जो एक सोचा जाता है, सोच है, वो उसके ऊपर ही छोड़ दी गई है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं रब ही राखा, यानी भगवान ही आपका राखा है या रखवाला है। और जो सपोर्ट आनी चाहिए सोसाइटी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, वो भारत के किसानों को नहीं मिल रही है। ये OECD का कहना है और मुझे लगता है कि जो हमारे सुसाइड के फिगर्स आए हैं वो इस बात को अच्छी तरह अंकित करते हैं। और अब कुछ खबरें सियासत की दुनिया से। बीजेपी ने जिन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोरदार जीत हासिल की, वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक साफ नहीं है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मिले हैं। उधर कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की और तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस आलाकमान ने तय कर लिया है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर आलाकमान ने मुहर लगा दी है और वो जो है अब शपथ लेंगे परसों। तो 5 राज्यों में सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर भारत में कांग्रेस के पास अब किसी राज्य में सरकार नहीं है उत्तर भारत में, और बाकी दोनों राज्य दक्षिण भारत में है, कर्नाटक और तेलंगाना। इन चुनावों में कांग्रेस की यह हालत क्यों हुई, इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और पिछले कुछ चुनावों से भी कांग्रेस की स्थिति क्यों खराब हो रही है, ये सवाल लगातार चर्चा में है। कांग्रेस के कई नेता अब आलाकमान को इस मामले में खुलकर राय दे रहे हैं।
वक्त ने ऐसा सितम किया कि जिस नेहरू गांधी परिवार के नाम पर कभी लोग अपना वोट कुर्बान कर देते थे, आज उस परिवार के वारिस राहुल गांधी का हाथ खाली है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के तीनों राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई। तो सवाल उठा कि हार का जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी के सिपह सलार गोलमोल बातें कर रहे हैं। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि उसको बार बार ऐसे ही बयान देने पड़ते हैं। कर्नाटक जैसे मौके कभी कभार आते हैं जब कांग्रेस को अपने वजूद पर गुमान हो पाता है। तो इस पतन का कारण कौन है? क्या राहुल गांधी? इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है। कांग्रेस से कहकर राहुल गांधी का बचाव करती है कि वो किसी पद पर नहीं है। ये बात सही भी है कि राहुल गांधी न लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, न कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर भी सवाल राहुल पर ही उठते हैं, आखिर उनकी रणनीति क्यों चुनाव के चौराहे पर आकर बिखर जाती है। सवाल ये भी है कि सलाहकारों से राहुल गांधी को चुनाव जिताऊ सलाह नहीं मिलती। कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी नेताओं में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। इनमें से कोई भी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में नहीं पहुंचा है। साथ ही जनता से जुड़े नेता की पहचान इन तीनों में से किसी की नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि अगर सलाहकार गलत सलाह दें तो राज का नाश पक्का है। कांग्रेस के सलाहकार अगर सही सलाह देते हैं और फिर भी राहुल गांधी की हर चुनाव में भद पिटती है तो सवाल सलाहकारों पर भी जरूर उठेंगे। इसलिए सलाहकार नुमा नेता सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि जनता की नब्ज को पकड़े या समझे बिना ये कैसे जीत की रणनीति बना सकते हैं। इसलिए पार्टी के अंदर से अब बेबाक सलाह भी निकलने लगी है। जो हमारी हाई कमांड है, सेंट्रल हाई कमांड है कांग्रेस की, उसको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। कई बार क्या हो रहा है, जो स्टेट लीडरशिप है, जब वो इलेक्शंस आती हैं, दे आर बिहेविंग लाइक जो रीजनल पार्टी कोई हो। तो वो जब अपने लोगों को प्रमोट करने लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं भी जो सेंट्रल हाई कमांड है वो सारी चीज़ों पे निगाह रखता है और इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन कई बार स्टेट लीडरशिप है वो एक एक टिकट पे मेरा तुम्हारा आपका उसमें पड़ जाती है, तो नुकसान हो जाता है। एक तो स्टेट और सेंटर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी के खास सलाहकारों में वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सुरजेवाला को आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे भी कुछ चेहरे हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनमें एक तो कनिष्क सिंह हैं, जो पूर्व विदेश सचिव एसके सिंह के बेटे हैं। दूसरे एसपीजी सुरक्षा से आए बैजू हैं, जो राहुल गांधी की सुरक्षा देखते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजकों में थे। तीसरा नाम अलंकार सवाई का है, जो आईसीआईसीआई बैंक में काम करते थे और अभी रिसर्च टीम का नेतृत्व करते हैं। चौथा नाम सचिन राव का है, जो संदेश पत्रिका का पब्लिकेशन और ट्रेनिंग का काम देखते हैं। और पांचवा नाम कौशल विद्यार्थी का है, जो विदेशों से पढ़कर आए हैं और राहुल गांधी के करीबी हैं। सवाल इन पर भी है कि ये कैसे थिंक टैंक हैं जिनके सारे आइडिया चुनाव में औंधे मुंह गिर जाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि जीत के 100 पिता होते हैं, जबकि हार लावारिस होती है। विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा भले ही राहुल गांधी के ऊपर फोड़ा जा रहा हो, लेकिन इसको पक्का बनाने में वो चेहरे अहम हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी भी बार बार अपना राजनीतिक गियर बदलते रहे हैं। कभी आक्रामक राजनीति करने की कोशिश की, जिसमें वो कहा करते थे, मुझे तो गुस्सा आता है, आपको नहीं आता। लेकिन इससे एंग्री यंग मैन वाली छवि नहीं बनी, तो फिर महात्मा गांधी वाले रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे, जिसमें मोहब्बत की दुकान खुल गई। नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। मोहब्बत वाली राजनीति इस देश के डीएनए में है, लेकिन जीत के लिए मोहब्बत के साथ लोगों से जुड़ने वाला हुनर भी चाहिए। दिल्ली से मनोरंजन भारती और हिमांशु शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस अब आत्मचिंतन में जुटी है। उधर इंडिया गठबंधन में उसके सहयोगी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2024 में मोदी की चुनौती का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन में 28 दल साथ आए, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल पर लगातार खींचतान चल रही है।
कांग्रेस का नेतृत्व मानने को कई क्षेत्रीय दल तैयार नहीं दिख रहे। अब सबको मिलकर तय करना है कि आगे किया क्या जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। हिंदी पट्टी के बीजेपी विरोधी दल बेचैन हैं। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। फिलहाल इसका एक नतीजा ये हुआ है कि 6 दिसंबर की बैठक टल गई है। इसके पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार बैठक में न जाने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की एक वजह इंडिया ग्रुप की पार्टियों के बीच आपसी समन्वय की कमी रही। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस लीडरशिप ने सभी इंडिया ग्रुप की पार्टियों के साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाई होती तो शायद नतीजे बेहतर होते। ममता बनर्जी ने फिर कहा है कि अगर कांग्रेस ने सबकी बात सुनते हुए सीटों का तालमेल किया होता तो शायद नतीजे बेहतर होते। टीएमसी का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता। इंडिया गठबंधन के अंदर में जो भी विपक्ष के हमारे सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब तक वो लोग एक बैठकर एक बात पर सहमति नहीं आएगी तभी जनता उनके नाम पर मोहर लगा पाएगी। बीजेपी ने हमेशा की तरह तंज किया, कहा कि ममता बैठक से इसलिए बच रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं है। ममता बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है। वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं। तो इससे पहले मुंह काला हो जाए बाकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने से, तो आप पहले ही भाग लो। फिर भी इंडिया गठबंधन के लोग मानते हैं कि विपक्षी एकता और सीटों का बंटवारा सफलता के लिए जरूरी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। भारत के विपक्ष के राजनीतिक दलों को बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक साथ आकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए इन दलों को अपने खुद के राजनीतिक इंटरेस्ट्स को शायद एक तरफ रखकर एक साथ मजबूती से लड़ना होगा। और पिछले कुछ दिनों की घटना ये साबित करते हैं कि ऐसे राजनीतिक अंक को ग्राउंड पर, जमीन पर उतारना और एक साथ आना, एक कंसेंसस के साथ, एक समझौते के साथ बहुत ही कठिन बन सकता है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग दक्षिण आंध्र प्रदेश में आज बापतला के पास तट से टकरा गया। आज दोपहर 12:30 से 2:30 बजे के बीच इस चक्रवाती तूफान ने तट को पार किया। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं चल रही थी और काफ़ी बारिश इस पूरे इलाके में आंध्र प्रदेश में हो रही थी। 8 जिलों में इसे लेकर रेड अलर्ट रखा गया। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चक्रवाती तूफान का काफ़ी असर देखने को मिला। बारिश और तेज हवाओं के साथ यहाँ चक्रवाती तूफान से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की जान चली गई। तो अब ये चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के तट को पार कर चुका है। बापतला में क्या ताज़ा स्थिति है वहाँ की जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रतिभा रमण। हम अभी बापटला से 50 किलोमीटर दूरी में हैं। बापटला वो जगह है जहाँ पे लैंडफॉल हुई थी। लैंडफॉल की प्रोसेस जो है वो 2:30 PM को शुरू हुई थी और 5 बजे तक ये लैंडफॉल की प्रोसेस हुई थी। और लेकिन लगातार बारिश जो है, हेवी टू वेरी हेवी रेन्स जो है वो 2-3 घंटे तक रहेगी और उसके बाद ही पता चलेगा हमको कि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो इम्पैक्ट है या पोटेंशियल डैमेज जो कर रही होगी, इसका असेसमेंट उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अथॉरिटीज़ जो है वो ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत सारे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देख चुकी है। हर एक साल 4 या 5 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आती है
और इसकी वजह से वो बहुत ही इक्विप्ड हैं ये हैंडल करने के लिए। और ये भी देखना पड़ेगा कि उसके बाद जो प्रॉपर्टी डैमेज होगी या असेसमेंट जो डैमेज की होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एनडीआरएफ टीम्स और एसडीआरएफ टीम्स हर एक तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में खड़े हैं और जो अपरूटिंग की ट्रीज हो रही हो या कोई इनकन्वीनियंस जो हो रही है ट्रैफिक की वजह से, ये सभी की जानकारी में है। और हेल्पलाइंस में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनका भी हेल्पलाइन की कॉल्स आंसर कर रहे हैं। नेल्लोर और तिरुपति जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत भारी बारिश की वजह से बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है, बहुत स्ट्रैंडेड लाइव्स की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हो रही है। अब ये बारिश रुकने के बाद पता चलेगा कि यहाँ की डैमेज किस तरह की डैमेज हुई है। तमिलनाडु में आप देख चुके हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज और लॉस ऑफ लाइव्स हुई थी, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज़ बता रहे हैं कि मिनिमम डैमेज और मिनिमम लॉस ऑफ लाइव्स की जो तैयारियाँ हुई है। बहुत सारे जो किसान और फिशरमैन जो है जो लो लाइंग एरियाज में है उनकी भी शिफ्टिंग हो चुकी है रिलीफ कैंप्स में और साइक्लोन शेल्टर्स पे, जहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके उनकी मेडिकल हेल्थ चेकअप्स और ब्लैंकेट्स की व्यवस्था भी हो चुकी है। और बहुत सारे लोग जो है वो इंडोर्स रहेंगे और कल सुबह ये बारिश की जो रिसीडिंग होगी उसका भी जानकारी हमें मिल जाएगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन बापटला के पास, एनडीटीवी इंडिया के लिए।